तो मैं हूं सजल और आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 साइंस क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पिछला क्लास में क्या हो गया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछला क्लास में हम लोग देख लिए थे। तो वहाँ पर एक चीज़ क्या था, इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ देख लेंगे एक बार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ क्या होता है इसका ग्राफ। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इधर ये दूरी है। चूँकि यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिख लेंगे, एक चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे, धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है तथा ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इसके चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब यहाँ पर आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म में सबसे पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर गति करती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है, इसका क्या मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर एक लाइन में कंटिन्यू होता है, यहाँ पर कोई
यहाँ पर कोई रुकावट नहीं होता है, जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यू होता है, सतत होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। नेक्स्ट, एक आवेश के दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। यहाँ पर एक आवेश के दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्योंकि जिस बिंदु पर कटेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। अब यहां पर नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि पास हो तो वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर हो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अब यहां पर नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान रूप से आवेशित चालक के लंबवत होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि एक दूसरे के समांतर हो तो वहाँ विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं के रेखाओं के गुणधर्म हैं। सबसे पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर गति करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। एक आवेश के दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि पास हो तो वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर हो तो वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान रूप से आवेशित चालक के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि एक दूसरे के समांतर हो तो वहां विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विपरीत आवेश हो, विपरीत आवेश हो तो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लिए प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिशा इसका इस प्रकार होगा। ठीक है, और इसका अंदर में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश से, अंदर में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा। ठीक है, बाहर में तो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, लेकिन अंदर में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर दिशा होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर इधर नेगेटिव हो और इधर पॉजिटिव हो तो भी ऐसा होगा, बाहर में धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगा और अंदर में ऋणात्मक आवेश से, अंदर में क्या होगा, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगा। और अगर समान आवेश हो, समान आवेश हो तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लिए धनात्मक आवेश है और यहाँ पर भी धनात्मक आवेश है और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है और यहाँ पर भी ऋणात्मक आवेश है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान समान है, तो समान प्रकृति के होने से क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्रों की रेखाओं की दिशा फिर इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगी, तब इधर भी इस प्रकार हो जाएगी और यहाँ पर भी समान प्रकृति का आवेश है, तो फिर प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण का आवेश होता है लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है और एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर, बहुत छोटा सा दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो लिखेंगे दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के निकाय
में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के निकाय में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर निकाय क्या होता है, मान ली यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। यहाँ पर परिमाण सेम है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। यहाँ पर धनात्मक आवेश, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है। इनके मध्य की दूरी जो कि बहुत सूक्ष्म है, मान लिए 12 है। मान ली यहाँ पर 12 इनके मध्य की दूरी है। ठीक है। तब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर किसी एक आवेश के परिमाण मतलब Q तथा उनके मध्य के दूरी के गुणनफल, इनके मध्य की दूरी के गुणनफल मतलब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 इसके बीच का दूरी है तो यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे। तो यही जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और इसका दिशा क्या होता है, इसका दिशा, ठीक है, दिशा जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा होता है। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक कूलाम मीटर होता है। ये तो SI मात्रक है। और CGS में क्या होता है, CGS मात्रक में डीबाई होता है, डीबाई होता है CGS मात्रक में। ठीक है। इसका मात्रक को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर मान लिए कोई द्विध्रुव है जिस पर -Q और +Q आवेश हैं और इनके मध्य की दूरी कितना है, 12 है। इससे R दूरी पर, इससे इसके केंद्र से, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर है मान लिए, और जो कि यदि 12 लंबाई है तो ये L होगा और ये L होगा। आधे भाग पर L लंबाई और इसके आधे में L लंबाई होगा। इसके केंद्र से, इसके केंद्र से R दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ें क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पर -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर +Q आवेश से इस बिंदु P का दूरी कितना होगा, यहाँ पर टोटल R दूरी है केंद्र से और यहाँ पर L है। तो R माइनस L, यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ R है तो R माइनस L कर देंगे तो ये बीच का दूरी निकल जाएगा। तो ये जो बीच का दूरी होगा वो कितना होगा, R माइनस L होगा। और यहाँ पर -Q आवेश के कारण, अब यहाँ पर -Q आवेश से बिंदु P का दूरी कितना होगा, यहाँ पर टोटल R दूरी है और R प्लस L, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ -Q आवेश से बिंदु P का दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर
आर माने हैं ऐसा, तो यहाँ पर ऐसा ही आर ले लेते हैं, माइनस एल और आर प्लस एल हो जाएगा, और ये बिंदु P से माइनस क्यू आवेश का दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका थ्योरी वाले भाग को लिख लेते हैं। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, ई माइनस बराबर, हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इन आवेश के मध्य का दूरी है ये। तो यहाँ पर दूरी कितना है, माइनस क्यू, आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है, R प्लस एल है। ठीक है, R प्लस एल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ जैसे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश का बस परिमाण लेते हैं। तो यहाँ पर के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस ई प्लस इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन इसके मध्य का दूरी, यहाँ पर बिंदु P से प्लस क्यू आवेश का दूरी कितना है, R माइनस एल है। तो यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु P पर हमें नेट कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत दिशा में है, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जिसके नीचे में कम होता है, यहाँ पर हर में जिसका जितना कम होगा वो उतना बड़ा संख्या होता है। तो यहाँ पर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज़्यादा है माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ई नेट बराबर ई प्लस माइनस ई माइनस के कारण। ठीक है, यहाँ पर ई प्लस का मान कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई माइनस के कारण के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर
इनेट बराबर कितना होगा, यहाँ पर के क्यू दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे के क्यू, तो बचेगा कितना 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनेट बराबर के क्यू, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर गुना r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, चूँकि यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर मिटा दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनेट बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू, यहाँ पर जो होल स्क्वायर है वो खोल देंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2RL, और यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूँकि गुना में है तो पूरे का यहाँ पर स्क्वायर है, और a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर उस फार्मूला से लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर पूरा गुना में था तो यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन देना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर जो r है वो l से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जो l है इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, इनेट बराबर के क्यू, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ पर माइनस खोल देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर के ही बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो r है वो l से बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, इनेट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2RL प्लस 2RL 4, यहाँ पर बाहर में क्या था के क्यू, तो के क्यू और यहाँ पर 4RL डिवाइड में यहाँ पर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r टू दी पावर 4 हो जाएगा, r टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनेट बराबर लिखेंगे, यहाँ पर बाहर में यहाँ पर जो 4 है इसको बाहर में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और k और q इंटू यहाँ पर 2r, यहाँ पर जो r है यहाँ पर r से r भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2l। यहाँ पर जो 4 है उसको ही ऐसा करके लिख लिए, यहाँ पर बाहर में 2 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहाँ पर 12 रखे हैं, और यहाँ पर 12 क्यों किए हैं, इसका पीछे का रीज़न है, यहाँ पर आर क्यू होगा, तो यहाँ पर रीज़न क्या है, जो q इंटू 12 है ये p के बराबर होता है, और p क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनेट बराबर यहाँ पर जो q इंटू 12 है वो p के बराबर हो जाएगा 2kp
अपॉन आर क्यूब। यही होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। यहाँ पर के का मान क्या होता है, इनेट बराबर 2, यहाँ पर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर ये दोनों करेक्ट हैं। इनेट बराबर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।